हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम वास्तुशास्त्र। दोस्तों, जिस तरह से हमें हमारा घर इंपॉर्टेंट होता है उसी तरह से हमारा ऑफिस भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी ऑफिस का यानी कार्यालय और व्यावसायिक वास्तु का क्या महत्व है और उसे किस तरह से देखना चाहिए, इसी के बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेलिब्रिटी वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड मेडिटेशन गुरु डॉक्टर विजय केसवानी जी, जो पिछले 30 साल से वास्तु के एक्सपर्ट है और जिनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में भी आ चुका है। वेलकम डॉक्टर विजय केसवानी जी, आपका हमारे वास्तुशास्त्र के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आज हम बात करेंगे व्यावसायिक और कार्यालय की वास्तु के बारे में। हम कौन सा व्यवसाय करना चाहते हैं ये तो हम तय कर लेते हैं, लेकिन उस व्यवसाय के लिए कौन सी वास्तु लेना सही होता है, क्या इसके लिए भी वास्तुशास्त्र की मदद ली जा सकती है? वैसे तो हम इसे एनालिसिस जो करेंगे तो वो कुंडली के विश्लेषण के बाद ही पता चलता है जी। लेकिन अगर हम वास्तु में देखें तो जो भी हमने अपना करियर चुना है उसको आगे बढ़ाने के लिए और उसमें सक्सेस होने के लिए हम एलिमेंट्स वास्तु में जरूर जोड़ सकते हैं जी। लेकिन जैसे अगर समझ लीजिए कि कोई साज सज्जा से रिलेटेड कोई कार्य कर रहा है, कार एसेसरीज का कुछ काम स्टार्ट कर रहा है या कार का शोरूम स्टार्ट कर रहा है, वो साउथ डायरेक्शन वाली जगह ले सकता है। तो साउथ में अगर उस पर्टिकुलर बिजनेस प्रमाइसिस का मुख्य द्वार है तो वो चलेगा, क्योंकि वो सौंदर्य से रिलेटेड है, कुछ भी साज सज्जा से रिलेटेड है, कोई भी लग्जरियस लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स या डिस्प्ले से रिलेटेड है, तो वो वहां पे चलता है। लेकिन बाकी अगर आप देखें तो कोई भी करियर आप चुन लीजिए तो वो कुंडली से विश्लेषण सही बैठता है कि कौन से आपके लिए अच्छे जो है करियर ऑप्शंस सही रहेंगे, लेकिन उसको ग्रोथ करना वो वास्तु में हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सर, अगर किसी बिजनेस के 4 पार्टनर्स हैं तो उस बिजनेस के लिए जब हम प्रॉपर्टी लेते हैं तब किसकी कुंडली देखना ज्यादा जरूरी होता है? चारों की कुंडलियां देखनी जरूरी है, क्योंकि चारों आपस में, चाहे हो सकता है कि किसी का कम परसेंटेज हो बिजनेस में, या कोई वर्किंग पार्टनर्स होते हैं, कोई स्लीपिंग पार्टनर सिर्फ इन्वेस्टिंग करके छोड़ देते हैं, लेकिन सबका ही वो आपस में सामंजस्य कैसे है, अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो समझना जरूरी है। फिर उसमें हम ग्राफोथेरेपी का भी थोड़ी मदद लेते हैं ताकि ग्राफो एनालिसिस से अपने को ये पता चल जाए कि उनके सिग्नेचर में क्या एलिमेंट्स, उनके अंदर किस तरह के तत्व मौजूद हैं, किस तरह से उनको एनहांस करना है, कैसे उनको सिग्नेचर में चेंजेस लानी है ताकि और ज्यादा सक्सेसफुल बन सकें, या उनका जो भी एंटिटी वो स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो छोटा इंडस्ट्री हो या बड़ा इंडस्ट्री हो या कोई फैक्ट्री है या कोई कहीं पे भी जहां लागत कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर चीज जो है या बिजनेस जो है वो ग्रो करना चाहिए मल्टीपल टाइम्स। जी सर, जैसे कि आपने कहा कि आप ग्राफोथेरेपी भी देखते हैं, तो ये ग्राफोथेरेपी क्या होती है? ग्राफोथेरेपी आप जो भी सोचते हो, जो आपकी पर्सनैलिटी है, तो जब आप कुछ भी लिखते हैं ना तो आपका पूरा सबकॉन्शियस माइंड, जो आपका व्यक्तित्व है, आपकी सोच है, आपके विचार हैं, वो सब उस पेपर पर आ जाता है। उसमें कोई आप देखेंगे कि अगर इसको ब्लैंक पेपर पे हम आपको कहें कि आप 8 से 10 पंक्तियां अपने बारे में लिखिए बिना सोचे, मतलब आपको थिंकिंग नहीं करनी है, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड होता है, थिंकिंग इज कॉन्शियस माइंड। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस में क्या होता है कि जैसे आप हो वैसे वो उस पेपर पे आ जाएगा। तो आपको अपने बारे में लिखते जाना है, जो आपको आ रहा है बिना सोचे समझे आपको लिखते जाना है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि ये कितना लाइन से, हर लाइन जो अगर ड्रॉ करोगे ना तो आपकी जो राइटिंग है या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, या स्लांट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बीच में कुछ गैपिंग्स होंगी, पर्टिकुलर कर्व्स होंगे जी। तो वो कितना ऊपर कितना नीचे जा रहा है, उन सबको अच्छे से डिकोड करके हम बता सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है वो कितना लाइफ में आगे जा सकता है, उसके जीवन में किस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको हेल्थ से इश्यूज है या उसके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप में कुछ तकलीफ है, या
वो सोच तो बहुत कुछ रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। जी। तो वैसे हम सिग्नेचर थेरेपी में जो चेंजेस उसके लाएंगे, तो वैसे वैसे वह व्यक्ति अगर वो प्रैक्टिस करता है काफी दिनों तक, तो उसके अंदर पूरे व्यक्तित्व में चेंज आता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव बनना शुरू हो जाता है और इतना ही ज्यादा वो अपने करियर ग्रोथ को पा लेता है। जी बिल्कुल। सर, जैसे हम घर लेते समय देखते हैं कि हमारा घर का जो एंट्रेंस है वो एक पर्टिकुलर दिशा में हो, तो क्या उसी तरह हमें ऑफिस का एंट्रेंस का भी ध्यान रखना जरूरी है? बिल्कुल सेम, जैसे आप घर का एंट्रेंस देखते हो वैसे ऑफिस का भी आपको देखना है जी। प्लस वहां पे आपको ये ध्यान देना है कि पर्टिकुलर दिशाओं में आप देखिए, ऑफिस क्यों खरीदते हो? फॉर मनी। बिल्कुल। तो इसके लिए आपको ईस्ट और नॉर्थ की दिशा ही लगेंगी। आप वहां पे नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट की तरफ अगर कोशिश करके ना लें तो अच्छा है, नहीं तो वहां पे हमें उम्रे में जो दहलीज होती है ना, उसमें काफी थेरेपीज करनी होती हैं ताकि उस पर्टिकुलर एंट्री को हम आपके लिए पॉजिटिव बना सकें। जी सर, मैंने ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज देखी है, फैक्ट्रीज देखी है जिनमें अक्सर आग लगती रहती है या फिर कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता ही रहता है, तो क्या इसके लिए भी कुछ दिशा मायने रखती है? जी, सिर्फ दिशा नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहले तो देखिए, एक साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो अगर वहां पे क्या मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ना, जी। अगर वो ज्वलनशील पदार्थ है तो इसके वजह से आग लग रही है। लेकिन अगर वहां पे कंटिन्यूअस बहुत बार आग लगती है जबकि किसी की मिस्टेक भी नहीं है, जी। अगर ऐसा है तो वहां पर इस तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं कि वास्तु में, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि ईशान्य कोण और आग्नेय दिशा के जो दोनों फैक्टर्स हैं, यानी जल तत्व और अग्नि तत्व, ये इंटरचेंज जब भी होते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है, आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसके साथ ही अगर वहां पे नॉर्थ वेस्ट सेक्टर और साउथ वेस्ट सेक्टर में भी किसी तरह के दोष हो या बड़े मिरर्स वहां पे लग गए हों, तो उसकी वजह से भी वहां पर बहुत सारी मशीनरी जो है वो टूटती रहती है या किसी तरह की वहां पे अप्रिय घटनाएं वर्कर्स के साथ घटित होती हैं। जी सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे घर का जो मेन इंसान होता है, जो अर्निंग पर्सन होता है, उसकी रूम एक विशिष्ट जगह पे होना जरूरी होता है जी। तो क्या ऑफिस के मामले में जो मेन बॉस है उसकी केबिन हमें किस दिशा में होनी चाहिए? जी कल्पिता जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि वहां पे मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो सकती हैं, वहां पे बिजनेस प्रमाइसेस है तो वहां से ही अर्निंग आती है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये बहुत जरूरी देखना है कि मेन जो बॉस है उसकी केबिन साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा में, जिसे दक्षिण पश्चिम दिशा कहते हैं, उसमें हो और वो एग्जैक्टली साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही बैठे हो और वो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे। जी, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे जब पॉजिटिव एनर्जी जिस दिशा को फेस करके बैठ रहे हैं वहां से उन्हें पूरी की पूरी मैग्नेटिक एनर्जी आ रही है और वहां पर अगर ये बैठते हैं तो वो कंट्रोलर ऑफ द स्पेस है। तो जहां पे वो बैठेंगे तभी तो पूरे यूनिट को वो कंट्रोल कर सकेंगे, सभी लोगों को उनके अलग अलग डिपार्टमेंट में सही ढंग से उनकी जो भी कार्य करने की क्षमता है उसके अनुसार उन्हें ड्यूटीज बांट सकते हैं और वैसे ही उनसे काम लेने की क्षमता उनमें होती है। जी बिल्कुल। ऑफिस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका स्टाफ भी होता है। जी। तो ऑफिस का स्टाफ ऑफिस के किस दिशा में होने से ऑफिस को फायदा होगा, जो सर्विस है वो बहुत ही बेहतर बनेगी? देखिए, इसमें बैठक वाली जगह तो मैं नहीं बोलूंगा जी, क्योंकि देखिए मैं वो सब लेआउट में बता सकता हूं कि कहाँ पे किसको बिठाना चाहिए, कैसे बिठाना चाहिए, लेकिन ऐसे संभव हो नहीं पाता बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। कहीं स्पेस कम पड़ जाती है, कहीं पे कटकोना होता है, कहीं पे कुछ होता है जिसकी वजह से जगह का अभाव हो जाता है। तो हमें उनको इस तरह से बिठाना चाहिए जैसे ईस्ट यानी उत्तर दिशा, ईस्ट यानी पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा यानी नॉर्थ की ओर मुख करके वो बैठे, तो तभी उनकी कार्य क्षमता बहुत अच्छी होती है बिकॉज दे आर फेसिंग वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्शंस जहां से हमेशा उन्हें पॉजिटिविटी मिलती रहती है। तो उनको स्फूर्ति भी होगी यानी कमजोरी कम होगी और प्लस ताकत भी रहेगी। जो भी कार्य करते हैं पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ करेंगे। और इसी तरह से अगर वो साउथ की तरफ करेंगे तो हमेशा बीमार फील करेंगे, वेस्ट की तरफ अगर देखेंगे तो लेजी हो जाएंगे, तो उनकी कार्य क्षमता अफेक्ट हो जाएगी। जी,
लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है, ये सब हम नहीं फॉलो कर पाते, तो ऐसी कौन सी रेमेडीज है जो हम कर सकते हैं? वास्तुशास्त्र इसके बारे में क्या कहता है? देखिए, वास्तुशास्त्र में इंटरचेंज ऑफ एनर्जी होती है। एक ऐसी थेरेपी है जहां पे एक दिशा में अगर आप गलत दिशा में भी बैठे हो तो उसकी एनर्जी को दूसरे तरफ भेजा जा सकता है। तो उस तरह के हमारे पास आजकल गैजेट्स अवेलेबल हैं जिससे कि उस ऊर्जा को उस दिशा में पहुंचाया जाए। फॉर एग्जांपल कि अगर आप वेस्ट को फेस करके बैठे हैं, आपके पास उसके लिए विकल्प नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसे कुछ वहां पे गैजेट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे सेक्रेट ज्योमेट्रीज हैं जो एनर्जी को एक दिशा से दूसरी दिशा को फिजिकली नहीं लेकिन एनर्जी वाइज ट्रांसफर कर सकती है। तो वह हम अगर इंस्टॉल करते हैं तो ईस्ट की आपको सेम ऊर्जा वेस्ट दिशा में भी मिलती है। दूसरा, जो भी व्यक्ति वहां पर बैठे हैं उनका जो ड्रेस कोड है, हम उनको एप्रन्स वगैरह पहना सकते हैं जिसके अंदर पर्टिकुलर कलर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जी। जो हमारे कलर थेरेपी का एक अभिन्न अंग है। उसके बाद यहाँ पर हम उन्हें प्रोग्रेसिव लोगोज सेक्रेट ज्योमेट्री के रूप में उनके कॉलर पर या पॉकेट पर, ठीक है, एक तो कलर थेरेपी के अनुसार हम कलर्स उनको पहनाएंगे जी। फिर उसके बाद में वहां पर हम प्रोग्रेसिव लोगो या सेक्रेट ज्योमेट्रीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। किसी तरह के लकी कोड्स को वहां पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नंबर्स को, जिससे कि उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और कंपनीज, इंडस्ट्रीज दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेंगी। बिकॉज सभी लोग जो उनके कार्य करते हैं उनको जो भी असाइंड काम होगा वो सही मेहनत से करेंगे, तो वो हमें सब जगह उसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल सर। बहुत सारी फैक्ट्रीज में रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट उसी फैक्ट्री में स्टोर किए जाते हैं, तो क्या उनकी दिशा भी मायने रखती है? जी, नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा में रॉ मटेरियल रखा जाता है और इसका पूरा एंट्रेंस जो होता है वो साउथ ईस्ट से होता है। साउथ ईस्ट से साउथ में पूरी मशीनरी इंस्टॉल की जाती है जहाँ पे साउथ ईस्ट से मटेरियल जाता है और वो ट्रांसफर होते हुए साउथ से जाते जाते साउथ वेस्ट में फिनिश प्रोडक्ट निकलता है जी। और वहीं से उसे बाहर निकाला जाता है। तो फिनिश प्रोडक्ट हमेशा साउथ वेस्ट में स्टोर किया जाता है और नॉर्थ वेस्ट में रॉ मटेरियल। जी सर, हम जब भी बिजनेस की बात करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि वो बहुत बड़ी कंपनियों में ही हो। बराबर। आजकल बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स भी है जिनमें भी बहुत बढ़िया बिजनेस चलते हैं। यस। तो अगर उन बिजनेसेस में हमें ग्रोथ चाहिए हो तो क्या ऐसी कुछ रेमेडीज हम कर सकते हैं? कल्पिता जी, बहुत सारी रेमेडीज हमारे पास हैं जी, बहुत सारी, जिसमें सेक्रेट ज्योमेट्रीज होते हैं, किसी तरह के पर्टिकुलर कार्ड्स होते हैं जिसमें हम एम्बॉसिंग करा के वो रेमेडीज उनको देते हैं जी। कोई बहुत ही कॉस्मिक सील्स होती हैं। सील्स आर समथिंग लाइक सेक्रेट ज्योमेट्रीज, लेकिन उसमें पर्टिकुलर एक अंक लिखे होते हैं और वो अलग भाषा होती है, अलग लिपि होती है और वो उसमें एम्बॉस करके हम उनके पास में रख सकते हैं जी। दूसरा ये है कि चाहे वो छोटा पान शॉप हो या कोई मल्टी बिलियन डॉलर वाला एंटरप्राइज हो, हर किसी को सही दिशा की ओर मुख करके जी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि पॉजिटिविटी हमारे पास हमेशा ईस्ट और नॉर्थ की तरफ ही आती है। तो ऐसी दिशा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटा शॉप हो या बड़ी कंपनी हो। दूसरा, जैसे मैंने बताया था पहले के एपिसोड्स में कि टी जंक्शन पे वो नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से एक सिकल शेप होता है जिससे हम घास काटते हैं ना, उसे सिकल कहते हैं जी। वो जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट है जिसे हम सिकल कहते हैं, तो वो शेप वाली बिल्डिंग्स भी ठीक नहीं रहती हैं। तो जब भी कंस्ट्रक्शन होता है इसी वक्त आर्किटेक्ट्स को ये ख्याल रखना चाहिए, इवन बिल्डर्स को ये ख्याल रखना चाहिए कि जो शेप बना है वो सिकल शेप नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं जी। दूसरा ये है कि हमारे पास बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, बहुत सारे यंत्र हैं, बहुत सारे तावीज हैं, बहुत सारे अलग अलग मंत्रस हैं जिनको हम अभिमंत्रित करके, या ऐसी कुछ जड़ी बूटियां हैं जिनको हम इंस्टॉल करके अपने बिजनेसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं जी। सर, इन छोटे छोटे शॉप्स की तरह छोटे छोटे ठेले भी होते हैं जिनमें भी बिजनेस चलते हैं, तो उनमें बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या हम कुछ रेमेडी कर सकते हैं? हमारे पास क्रिस्टल जियोड्स होते हैं जी। उनको पर्टिकुलर लोकेशन में, अगर उस ठेले पर ही पर्टिकुलर लोकेशन में अगर हम इंस्टॉल कर दें
तो उसका बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर सकता है। जी। अभी वो ठेले जो हैं उसमें आप देखते हैं चारों तरफ वो खुले रहते हैं, ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब खुले हैं, राइट। तो ईस्ट और नॉर्थ जो पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं उनको बैलेंस कर रहा है साउथ एंड वेस्ट। जी। तो यानी इसको हम कहेंगे यिंग और यांग, यानी अच्छे फैक्टर्स और बुरे फैक्टर्स दोनों एक सामंजस्य में है, एक बैलेंस में है। तो इसकी वजह से वो भी अच्छा काम करते हैं, वो भी अच्छा बिजनेस करते हैं। लेकिन अगर बिजनेस को और भी ज्यादा बढ़ाना है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, उसके बावजूद चीजें नहीं हो रही हैं, तो वहां पे अलग अलग तरह के पायराइट्स हैं, वहां पे अमेथिस्ट स्टोन है, वहां पे क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, और इनके जियोड्स हैं जिनको हम स्थापित करके इनके बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल सर, आपका 30 साल का तजुर्बा है, आप 30 साल से इतने सारे लोगों को कंसल्ट करते आ रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि कौन से बिजनेस के लिए कौन सी वास्तु सही हो सकती है? देखिए, ऐसे हम जनरली तो नहीं कहेंगे कि कौन से बिजनेस के लिए कौन सा वास्तु सही होगा, लेकिन हाँ मैं आपको कुछ बता सकता हूँ कि उन दिशाओं में ये बिजनेस ज्यादा तरक्की करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें कि नॉर्थ सेक्टर वाले जो जोन्स हैं जिनका एंट्रेंस नॉर्थ में है, तो वहां पर वाटर फीचर रहता है। तो वहां पर अगर समझ लीजिए कि वाटर मैन्युफैक्चरिंग बॉटल्ड इंडस्ट्री जो है ना, हम जो आजकल मिनरल वाटर पीते हैं, तो वो वाटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है या बॉटल्ड वाटर वाली कंपनीज जो है, उनका इंस्टॉलेशन बहुत अच्छा रहता है क्योंकि वो बहुत तरक्की करते हैं। उसी तरह से जो भी लिक्विड फॉर्म में कोई भी काम होता है, चाहे उसमें केमिकल्स यूज किए जा रहे हो या और कोई लिक्विड वहां पे इस्तेमाल की जा रही हो, कोई फ्यूल यूज की जा रही हो, तो उनके लिए नॉर्थ सेक्टर ओपनिंग बहुत अच्छी होती है। ईस्ट वालों के लिए जो क्रिएटिव माइंड्स हैं, स्टूडियोज हैं, बड़े बड़े स्टूडियोज हैं, अगर उनको ईस्ट एंट्री दी जाए तो उनके कामकाज में, उनके क्रिएटिविटी में, यहाँ तक कि उनके पास जो काम करने आते होंगे उनकी क्रिएटिविटी में बढ़ोतरी होती है। साउथ में सभी तरह के शोरूम्स को इंस्टॉल किया जा सकता है। वेस्ट वाला जो जोन है वहां पे जो आप देखेंगे कि ऐसे जो प्रोडक्ट्स है ना, जो सस्ते फूड आइटम्स जो होते हैं लेकिन बढ़िया है ना, जो रोल करते हैं, थोड़े सस्ते रहते हैं। सस्ते से मेरा मतलब ये नहीं है कि चीप क्वालिटी, मैं कह रहा हूँ चीप अमाउंट, कम अमाउंट वाला लेकिन बढ़िया प्रोडक्ट। तो अगर इस तरह के छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स अगर आप रखते हैं तो वेस्ट भी उनके लिए अच्छा होता है। लेकिन इनको अगर आप नॉर्थ वाला भी देंगे तो और बढ़िया चलेगा। अगर ऐसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स जिसमें फूड आइटम्स बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, जिनमें बहुत ही ज्यादा महंगा इंटीरियर वगैरह किया गया है, तो ऐसे लोकेशंस जहां पे भी है वो नॉर्थ में अगर रखते हैं, उनका मेन डोर, उनकी खिड़कियां अगर नॉर्थ में रखते हैं तो ये ज्यादा तरक्की करते हैं। जी सर, जब भी बिजनेस की बात आती है तो आजकल एक बहुत बड़ा बिजनेस उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है शेयर मार्केट। जी। लेकिन शेयर मार्केट में बिजनेस करने के लिए कोई वास्तु की जरूरत नहीं होती, वो तो कहीं भी बैठ के हम कर सकते हैं। देखिए, वास्तु की जरूरत हर जगह आपको पड़ेगी जी, कम या ज्यादा वो अलग अलग हो सकता है। कि जैसे स्टॉक मार्केट है उसमें कम आपको इस्तेमाल होगी, लेकिन वहां पर एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट होता है, न्यूमरोलॉजी का भी बहुत बड़ा पार्ट होता है। आपके नाम में बहुत सारी चेंजेस करेंगे, वही स्टॉक्स आपके लिए बहुत अच्छा काम करने लग जाएंगे। आपका दिमाग उस तरह से काम करेगा जो स्टॉक में आपको आगे लेकर जाएगा। ठीक है, आपके क्योंकि आपके नंबर्स जो है, आपका नाम जो है वो लकी नंबर्स पे आ गए हैं। उसके बावजूद अगर हम डायरेक्शन कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो उसमें भी कौन कौन से पर्टिकुलर ग्रहों को हमें एक्टिवेट करना है आपके स्टॉक्स बिजनेस में तरक्की करने के लिए, वो भी हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं। तीसरा जो है वास्तु के द्वारा हम कैसे करें, तो नॉर्थ में हम अगर आप घर से ऑपरेट कर रहे हैं, लैपटॉप वगैरह पे काम कर रहे हैं, तो हमेशा नॉर्थ को फेस करके रहिए और आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत बार सही जाएगी। जी सर, आपका इतने साल का तजुर्बा है, उसमें से कुछ इंटरेस्टिंग केस स्टडीज होंगी जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी जरूर। ऐसा एक केस, ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं लेकिन एक केस बहुत बड़ा था, वो साउथ इंडिया से है, मदुरई के आगे ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है और उनका कई जनरेशन से वो पर्टिकुलर फैक्ट्रीज हैं उनके पास, एंड दे वर डूइंग अमेजिंगली वेल। उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भी काम हैं, बहुत सारा अच्छे से उनकी प्रोग्रेस हो रही थी। सडनली उनके फैक्ट्री में स्ट्राइक होने लग गई, तो इसलिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि आप आ जाइए।
तो जैसे ही मैं वहां पे गया, वहां पे एनालिसिस मैंने किया, तो मैंने ये देखा कि उन्होंने साउथ वेस्ट में जो लेबर्स हैं उनको बिठा के रखा था। अब वहां पे अगर वो बैठेंगे तो उनकी सिर्फ बॉसी नेचर सामने आएगा, लेकिन वो बाकी चीजों को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बाकी फैक्टर्स कभी देखे ही नहीं है जी। देखिए, जब कोई व्यक्ति होता है और कोई ओनर होता है, तो वो पहले सब चीजों के बारे में रिसर्च करता है, हर डिपार्टमेंट के बारे में, उसके बाद ही निवेश करता है कि मैं बड़ी फैक्ट्री खोलूं। ठीक है, तो उसे हर फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत तो ज्ञान होता है, राइट। उसके बाद तो डिस्कशन से आगे बातें बढ़ती हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी उन्होंने पूरे वर्कर्स को साउथ वेस्ट में बिठा दिया, उनकी पूरी बिल्डिंग वहां पे कंस्ट्रक्ट कर दी, तो इसलिए उनका बॉसी नेचर चल रहा था। और ये जो ओनर्स खुद थे वो नॉर्थ वेस्ट में बैठ गए थे भूल से, तो इसके वजह से उनका पूरा स्ट्राइक जैसे वातावरण हो गया था। दूसरा ये है मिरर्स की गलत प्लेसमेंट। उनके साउथ वेस्ट में बहुत बड़े बड़े मिरर्स रखे हुए थे, बहुत बड़े बड़े दीवारें पूरी कवर की गई थी मिरर्स से। तो वो इंटीरियर डिजाइनर की जो मिस्टेक थी उसके वजह से इनको प्रॉब्लम्स हो रही थी जी। तो ये सब रेक्टिफिकेशंस हमने जब उनको करवाए, जो भी वास्तु अनुसार बिल्डिंग इंटरचेंज करवाना, फिर दूसरी चीजें करना, उनके यहाँ पे कुछ बहुत सारे पिलर्स भी थे, ओवरहेड बीम्स भी थे, और गलत जगह में, जैसे मैंने बताया था कि ईशान्य और आग्नेय दिशा के जो एलिमेंट्स हैं, वाटर एंड फायर एलिमेंट, वो इंटरचेंज हो गए थे। तो जैसे ही हमने उसमें करेक्शंस किए, वास्तु की रेमेडीज वहां पे इंस्टॉल की, उनका पूरा बिजनेस बहुत ही बढ़िया काम करने लगा। विदिन 15-20 डेज ऑफ इंस्टॉलेशन आपस में वो लोग बैठे, एक दूसरे के साथ बातचीत किया, फेवरेबल आउटकम निकला। जो एक दूसरे के साथ बात करने को तैयार ही नहीं थी, दोनों अपने अपने जगह अटक गए थे कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, वो होने लग गया। इनकी एक कंसाइनमेंट अमेरिका से वापस आ गई थी, वो वापस एक्सेप्ट हो गई, जबकि उसमें कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, उसमें फॉल्ट नहीं था प्रोडक्ट में। लेकिन आप देखिए, बिकॉज ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स ऑफ द फैक्ट्री, वो इतना गहरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा था कि जो सही मापदंड हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं ना किसी भी प्रोडक्ट को बाहर भेजने के लिए, बहुत स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स होते हैं फॉरेन कंट्रीज में, तो वो पैरामीटर्स पर खड़ा उतरने के बावजूद वो 3 बार कंसाइनमेंट जो वापस आई थी वो एक्सेप्ट हो गई। तो इतना बड़ा चेंज, पॉजिटिव चेंज आ सकता है, क्योंकि आपके यहाँ पे वो एलिमेंट्स गलत है, इसकी वजह से सब कुछ आपका ठीक नहीं चल रहा जी। यहाँ तक कि सामने वाला बंदा मान नहीं रहा, जबकि उसके मापदंडों के अनुसार वो प्रोडक्ट बना है बिल्कुल सब कुछ। तो चौथी बार ऐसा क्या हो गया कि सडनली दैट वाज एक्सेप्टेड, भले उसमें 1-1.5 महीने का डिफरेंस हुआ होगा जी, क्योंकि ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, दिस इज अ साइंस। तो इसको जब भी हम अप्लाई करेंगे, उसकी एनर्जी सब जगह घूमेगी प्रॉपरली, तभी तो आपको उसके इफेक्ट्स मिलेंगे, और इसी तरह के इफेक्ट्स वहां पे मिले। फिर मैं आपको बताऊंगा, थाने एरिया में कोई पर्टिकुलर घर में हम वास्तु के लिए गए थे, जब एनालिसिस किया तो वहां पे हमको लोअर एनर्जीज मिली। मैं यहाँ पे ब्लैक मैजिक वगैरह नहीं कहूंगा, बट लोअर एनर्जीज वर देयर। तो मैंने जैसे ही उनको बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि हाँ सचमुच, जब हवन हो रहा था वास्तु शांति के वक्त, तो उनके रिश्तेदारों ने किसी तरह की बबूत उसमें डाली थी, या किसी ने नोट किया था, लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन मैंने तो वो नहीं देखा था इंसिडेंट, और मैं वहां पे जब पहुंचा तो मैंने तो एनालाइजर से उनको बताया था कि ये चीज है और हमें इसमें से निकलना है। इसकी कुछ रिवर्सल रेमेडीज होती हैं जो हमें करनी होती है। तो वो रिवर्सल रेमेडीज जब हमने उनके यहाँ पे इंस्टॉल किया, आप विश्वास नहीं करेंगे इतने अच्छे इफेक्ट्स उनको मिले कि जो जॉब के पीछे वो पड़े थे, मतलब एक्स अमाउंट वो कमा रहे थे पर मंथ, वो हायर जॉब वो डिजर्व करते थे बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। उन्होंने एप्लीकेशन दिया था एंड दे वर टोल्ड कि आपको हम संपर्क करेंगे। तो 4 महीने से ये उनको फॉलो कर रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। लेकिन जब रेमेडीज इंस्टॉल हो गई, हमारे पास आज भी वो प्रूफ अवेलेबल है, उस व्यक्ति से बात भी करा सकते हैं कि 4 आवर्स के अंदर उनको सामने से फोन आया था और वो उनको जॉब मिली आफ्टर इंस्टॉलेशन। हालांकि 3 महीने हम किसी को भी कहते हैं फॉर अ डिसेंट रिजल्ट, 3 महीने का समय या 90 दिन का समय आपको लगता है जी। लेकिन यहाँ पे 4 आवर्स में हमको रिजल्ट मिल गई। उन्होंने हमारे ग्रुप पे ये शेयर किया है, और साथ ही साथ वो एक 1 BHK में से दे हैव गॉन टू 3 BHK नाउ। वहां का भी वास्तु उन्होंने हमसे करवाया एंड दे आर नॉट लुकिंग बैक।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबिलिटी है। जहां पे प्रॉब्लम है वहां सॉल्यूशन होता है। हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो उस प्रॉब्लम को सोचते रहो, रोते रहो और वो प्रॉब्लम बढ़ते जाता है और आपको लगेगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई। दूसरा है हम फोकस करेंगे हाउ टू कम आउट ऑफ इट, इस प्रॉब्लम का निजात क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। अगर उस पर काम करेंगे ना आप कभी भी, तो आपको ढेर सारी सॉल्यूशंस प्राप्त होंगी, लेकिन उस पर काम करना है, उस पर अमल करना है। ऐसे नहीं कि वास्तु एनालिसिस करवा दिया तो खुद ही हो जाएगा। डॉक्टर आपको एनालिसिस करेगा, आपकी बीमारी देखेगा, आपको ब्रीदिंग को चेक करेगा, आपको डायफ्राम पे चेक करके देखेगा, है ना, कि आपकी सब प्रॉपरली फंक्शनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद आपको कहेगा कि ये पर्टिकुलर टेस्ट करवाओ। टेस्ट में कुछ भी आ गया, ठीक है, वो तो पता है कि ये डिजीज है। अगर आप उसको डिजीज को ठीक नहीं करोगे, चाहे वो इंजेक्शन के रूप में हो या सर्जरी के रूप में हो, तो वो डिजीज ठीक कैसे होगी? करेक्ट। तो रेमेडी पार्ट वही है, ऑपरेशन है, वो करना ही है। अगर वो नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं होगी। आपने उस व्यक्ति को भले इनवाइट किया अपने यहाँ पे कि आप एनालिसिस कर लीजिए, उन्होंने एनालिसिस कर दिया, ठीक है, डॉक्टर को दिखाया, तो उससे मेरा बुखार चला जाएगा? जब तक मैंने टैबलेट्स नहीं ली है तब तक वो बुखार कैसे जाएगा? करेक्ट। तो उसी तरीके से हमें हमेशा रेमेडीज करना ही पड़ेगा। रेमेडीज हमेशा नहीं की जाती है, एक ही बार कर दी तो लाइफ टाइम के लिए वो सेट है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए, उस पर्टिकुलर वास्तु के लिए, तो आपको रिजल्ट आ जाती है बढ़िया। एंड यू मूव ऑन टू अ बेटर स्पेस, बढ़िया स्पेस, बढ़िया प्रॉपर्टी, बढ़िया लाइफस्टाइल। तो यही हमारा मकसद है कि हर किसी की जिंदगी और पॉजिटिव हो, हर किसी की जिंदगी नेक्स्ट लेवल पर जाए। तो मैं हमेशा कहता हूँ वी हील पीपल एंड प्लेसेस। जी, बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी। आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी वास्तुशास्त्र के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।